नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो विज्ञान विषय से संबंधित है जो कि वर्ग 8 स्तर तक का है। ये प्रधान शिक्षक की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है दोस्तों। तो टाइम निकालिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपका 15 अंकों का जो टारगेट हमारा है प्रधान शिक्षक परीक्षा में विज्ञान विषय से, तो वो पूरा हो सके और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी एक स्थान पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल। अब आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? ये 5 ऑप्शंस, इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फलीदार फसल। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायद फसल। अक्सर हम लोग रबी फसल और खरीफ फसल तो बहुत बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, लेकिन जायद फसल को भूल जाते हैं दोस्तों। तो जायद फसल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आइए थोड़ा जायद फसल के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। वर्ष की दो मुख्य फसलों के बीच में अथवा किसी मुख्य फसल के पहले अपेक्षाकृत कम समय में उत्पन्न की जाने वाली फसलों को जायद या अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। दोस्तों, ये कम समय में उगाए जाते हैं एवं दो फसलों के बीच में उगाए जाते हैं। यदि एक फसल का नुकसान भी हो जाए तो जायद फसल क्षतिपूर्ति करते हैं। स्थिति के अनुसार मुख्य फसल के खराब हो जाने पर उसके स्थान पर उगाई जाने वाली फसल अथवा किसी मुख्य फसल के बीच बीच में उगाई जाने वाली फसल को भी जायद या अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। ये फसलें खरीफ और रबी फसल से ज़्यादा तेज़ गर्मी और शुष्क हवाओं को सहन कर सकती है। कुछ जायद फसल के एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का, चना, हरा चारा, कपास, जूट इत्यादि। दोस्तों, ये सभी जायद फसल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शहद। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। रेशेदार फसल है, इसमें कौन रेशेदार फसल है ये बताना है दोस्तों यहाँ पे आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। आइए छठा प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा जरूर देखें दोस्तों। छठा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। आइए दोस्तों अब सातवां प्रश्न देखते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुताई। आइए आठवां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है ये बताना यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रेसिंग। आइए नौवां प्रश्न देख लीजिए। खरपतवार का उदाहरण है, खरपतवार का उदाहरण इनमें से कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजर घास। आइए 10वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ एवं रबी फसल से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। तो ये खरीफ कौन कौन सी फसलें हैं और रबी कौन कौन सी फसलें हैं हमारे पहले के वीडियो में बताया गया है। आप यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, एक बार जरूर देख लें दोस्तों। और हमारे सभी वीडियोस को एक ही जगह देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो वहां जाकर सभी वीडियोस जो कि प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित है एक बार जरूर देख लें दोस्तों, ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों धान और सोयाबीन दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, धान और सोयाबीन दोनों। दोस्तों
हमारे पास पूर्णतः नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार सभी विषयों का पीडीएफ उपलब्ध है। प्राप्त करने के लिए ये स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 7091443130 पर एक बार जरूर संपर्क करें और व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त करें। मात्र 351 का पेमेंट करना है दोस्तों, और पूरे सिलेबस का संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द संपर्क करें इस नंबर पर और पीडीएफ प्राप्त करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और 11वां प्रश्न देख लेते हैं। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से सी, दौनी। दौनी करते हैं दोस्तों, जैसे ही फसल को हम लोग काट के लाते हैं तो अनाज को अलग करने के लिए क्या करते हैं, दौनी करते हैं, तब जाके अनाज अलग होता है। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित फसल। आइए 13वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। खरपतवार का उदाहरण है, इनमें से कौन खरपतवार का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास। काफी आसान प्रश्न है ये। अब आइए 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है। इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा फसल है जिसमें फल लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नींबू। आपको गणित का वर्ग 8 तक, विज्ञान का वर्ग 8 तक, भूगोल का वर्ग 10 तक, सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 तक, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका 1857 से, साथ साथ करेंट अफेयर्स 1 वर्षों का, ये सभी प्राप्त करने के लिए हमारे इस दिए हुए नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कर ले दोस्तों, 7091443130। मात्र 351 का पेमेंट कर आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। हमसे पीडीएफ प्राप्त कर ले। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देख लीजिए। निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। ये बताना है आपको इन विकल्पों में से कौन ऐसा है जो सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें एक से अधिक ऐसे हैं जो सिंचाई के स्रोत नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देख लीजिए। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग में क्या आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केचुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता, बताइए दोस्तों, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। चलिए अब बताइए 18वां प्रश्न है ये। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है, ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइफाइड। 19वां प्रश्न देखिए। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। इनमें से कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। 20वां प्रश्न देख लीजिए। डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी किसके द्वारा फैलाया जाता है, ये देखना है, यहाँ पे उत्तर बताना है दोस्तों। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा एटीस मच्छर। आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पोलियो। अब आइए दोस्तों हम लोग 22वां प्रश्न देख लेते हैं। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। मलेरिया रोग निश्चित रूप से दोस्तों सभी लोग जानते हैं मच्छर के काटने से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। आइए 23वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये 24वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, गिलोए। आइए 25वां प्रश्न देख लीजिए फटाफट से दोस्तों।
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? दोस्तों सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में की गई थी। वो कौन सा प्रतिजैविक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेनिसिलिन। ये दुनिया का सबसे पहला प्रतिजैविक था जिसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देख लीजिए। पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, पाश्चरीकरण। पाश्चराइज्ड किया जाता है दूध को ताकि दूध जल्दी खराब नहीं हो एवं उसके कीटाणु मर जाएं। आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं 27वां प्रश्न। सूक्ष्म जीव है, इनमें से सूक्ष्म जीव कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। आइए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म जीव क्या है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। यहाँ पे सूक्ष्म जीव इनमें से क्या है पढ़ के बताना है दोस्तों। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लें एक बार अच्छे से और फिर हमें कमेंट कर जरूर बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो वैसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। आइए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? ऐसा कौन सूक्ष्म जीव है जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है, ये बताना है आपको यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु। आइए 30वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? 30वां प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है सूक्ष्म जीव को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये जीवाणु में बांटा गया है, कवक में बांटा गया है, प्रोटोजोआ में बांटा गया है, विषाणु में बांटा गया है, शैवाल में बांटा गया है। ये सभी सूक्ष्म जीव के वर्ग हैं। आइए 31वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक औषधि इनमें से कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। आइए 32वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना है आपको कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। आइए यहाँ पे हम लोग 33वां प्रश्न देख ले। एक कोशिकीय जीव है, इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीबा। यहाँ पे अमीबा के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए नोट में पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया, यूग्लिना इत्यादि एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न देख लीजिए। कवक क्या है, कवक क्या है ये बताना है दोस्तों यहाँ पे आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। सूक्ष्म जीव भी है, बहुकोशिकीय भी है, इसलिए इसका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 35वां प्रश्न देख लीजिए। गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है, किससे ये रोग होता है? गाय में खुरपका और मुंहपका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायरस द्वारा होता है ये रोग। आइए 36वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जीवाणु कौन से होते हैं? 36वां प्रश्न में आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि जीवाणु कौन से होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, सर्वत्र पाए जाने वाला जीव होता है या अपघटक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी होते हैं, जीवाणु ए से डी तक टोटल होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए 37वां प्रश्न देख लीजिए। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने वाले हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, वो कौन सा रेशा है जिसका उपयोग पैराशूट बनाने में तथा चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी बनाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नायलॉन। और तीसरा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे। अब निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, ये बताना है। इन ऑप्शंस में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक होता है दोस्तों।
39वां प्रश्न देखिए दोस्तों, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, ये बताना है आपको यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थर्मोप्लास्टिक है। आइए 40वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, सेलुलोज का शुद्ध रूप है, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है ये बताना है यहाँ पे। तो इसका शुद्ध रूप है ऑप्शन ए, कागज। आइए 41वां प्रश्न देख लीजिए, टेफ्लॉन एक है, टेफ्लॉन क्या है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन। यहाँ पे 42वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, बेकेलाइट एक है, बेकेलाइट क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक। बेकेलाइट एक प्लास्टिक का प्रकार है। यहाँ पे सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी को, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस तरह के वीडियोस के लिए। और दोस्तों PDF के लिए हमारे इस नंबर पर जरूर संपर्क करें, ताकि आपको पूर्णतः नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार पूरे विषयों का PDF प्राप्त हो जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आइए 43वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक। उच्च अनुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं। आइए 44वां प्रश्न देख लीजिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैव निम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। आइए 45वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, रेयॉन एक रेशा है, रेयॉन एक के किस प्रकार का रेशा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संश्लेषित रेशा है। आइए 46वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, कपड़े प्राप्त होते हैं, कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं ये 5 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशे से और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से। इस दोनों ही प्रकार के रेशों से कपड़ों को तैयार किया जाता है। आइए 47वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है ये बताना है 47वां प्रश्न में कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेकेलाइट, बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक होता है। आइए 48वां प्रश्न देख लीजिए, रेशे डैश डैश प्रकार के होते हैं, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा एवं संश्लेषित रेशे। आइए 49वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, कृत्रिम रेशम बनाया जाता है, कृत्रिम रेशम किससे बनाया जाता है ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलुलोज से। 50वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कल कारखानों में निर्मित रेशों को कहते हैं, कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे कहते हैं। कल कारखानों में जो रेशे निर्मित होते हैं उन्हें। आइए 51वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो इन ऑप्शंस में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊन। ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और PDF के लिए हमारे इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क करें। मात्र 351 के पेमेंट में आपको नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार संपूर्ण विषयों का PDF प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।